हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला का प्रूफ। रिफ्रैक्शन फार्मूला एट स्फेरिकल सरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूँ वन बाय वन, तो ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा भी जाता है और न्यूमेरिकल के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डेरिवेशन जो आप लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करेंगे उसमें इस वाले फार्मूले का यूज़ होगा। तो क्या होता है लेंस मेकर फार्मूला, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए ये कहानी है लेंस मेकर फार्मूला, यहाँ मैंने प्रूफ करके दिखाया है आपको, और बहुत आसानी, बहुत छोटे मतलब बहुत कम से कम लाइनों में आपका हो जाए, वो मैं कोशिश करता हूँ जिससे आपको कम टाइम में आप पूरा रिविजन कर पाए, ठीक है, और समझ में भी आ जाए। लेंथी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझते हैं, देखिए जो क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। सपोज आपकी अगर कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इस तरीके से, तो उसमें से रे जो है वो एक, जैसे ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है रे, सपोज, ठीक है, ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा, ये डेंसर मीडियम होगा इधर वाला, जैसे ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, क्लियर। और अगर क्या कहते हैं रेयर मीडियम है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक। तो ये कहानी है, मतलब दो मीडियम हम बात करें, एक मीडियम ये है, एक मीडियम मतलब इसका इफेक्टिव इंडेक्स N2 है और इसका N1 है बाहर वाले का, ठीक है। ये N1 हो सकता है इधर वाला और बाहर वाला N2, वो तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी मान लीजिए। तो क्या होता है हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, N2 अपॉन V, और V होती है हमारी इमेज तक की डिस्टेंस, मतलब ये हमारे जो सरफेस है या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो उसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 अपॉन V माइनस का N1 अपॉन U। U होती है हमारी इमेज तक की, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, V हमारी इमेज तक की डिस्टेंस, N1 हमारा सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है, और N2 माइनस N1 अपॉन R, R जो है हमारी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखिए अगर स्फेरिकल सरफेस है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगी। ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उसका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस, क्लियर। तो कैसे प्रूफ करना है समझते हैं, देखिए ध्यान से। ये मैंने एनसीईआरटी का आपको डायग्राम लगाया है। यहाँ से देखिए ये कोई हमारी सपोज रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो NM, यहाँ कोई आप नाम सपोज दे दीजिए NM, ये वाली P दे दीजिए, कोई सा भी नाम दे दीजिए, तो NMP जो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। यहाँ से देखिए ये जो ये C पॉइंट है, C से जो ये डॉटेड लाइन गई है हमारा नॉर्मल है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है वो हमारा नॉर्मल कहलाता है। ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, कितना है N2 माना है, और बाहर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने क्या माना है N1। तो अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ये हमारा नॉर्मल है। सपोज हमारा कोई पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट O है, कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट, इससे कोई रे जाती है, इंसिडेंट रे N पर पड़ती है इस पॉइंट पर, तो ये इस तरीके से पड़ती है। देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि I से डिनोट किया गया है। अब देखिए ये रेयर से डेंसर जा रही है, हमने सपोज मान के चल रहे हैं जो हमारा N2 है वो बड़ा है, N2 कैसा है, बड़ा है N1 से, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज मोर देन द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। तो सराउंडिंग मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का है वो ज़्यादा है, तो N2 हम बड़ा मान रहे हैं, N1 छोटा मान रहे हैं। तो देखिए ये डेंसर मीडियम हुआ इधर वाला कैसा मीडियम हुआ, रेयर मीडियम हुआ। तो देखिए जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाती है। देखिए ये ऐसे गई, और ये देखिए जानी कायदे में ऐसी चाहिए, सीधी सीधी सीधी, मतलब इस तरीके से जानी चाहिए वेव को, लेकिन ऐसे ना जाके देखिए कैसी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल तो हमारा ये है ना जो C से पास कर रहा है, तो ये ऐसे ना जाके ऐसे हो गई बैंड। तो इसकी वजह से जो वेव मिली वो यहाँ पर मिली, कहाँ पर, इस पॉइंट पे आई। अगेन अगर यहाँ से ये जो वे है ऐसे जाती है, जैसे ब्लैक कलर से जो लिखी हुई ऐसे जाती है, तो ऐसे सिंपली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वे डेविएट नहीं होती है, हमको पता है, तो सीधी सीधी निकल जाएगी। तो दोनों मिला के आपको जो वे है वो यहाँ पे मिलेंगी, डेट मीन्स जो O ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो I बनी है, और इसको हमने डिनोट कर दिया, क्लियर। इमेज तक की डिस्टेंस को हम B से डिनोट करते हैं, तो पोल से B तक की इमेज तक की डिस्टेंस को हमने B ले लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, यहाँ जैसे M पॉइंट दिखाया है वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, हमने उसको R ले लिया। ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम U लेते हैं, तो हमने इधर U से डिनोट कर दिया, क्लियर। हमने N से प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या नॉर्मल डाला, उसको हमने H हाइट से डिनोट कर दिया, क्लियर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रहा है उसको हमने अल्फा सपोज कर लिया,
इमेज जो बना रही है उसको हमने बीटा सपोज कर लिया, और जो सेंटर कर्वेचर से जो नॉर्मल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, जो सेंटर कर्वेचर से पास कर रहा है नॉर्मल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको हमने गामा कंसीडर कर लिया। क्लियर? तो अल्फा मान लिया ऑब्जेक्ट का, बीटा मान लिया इमेज का, और सेंटर कर्वेचर से जो नॉर्मल बना है प्रिंसिपल एक्सिस वो उसको गामा मान लिया। इसको हमने मान लिया एच। अगर हम अब इस केस में टेन अल्फा निकालते हैं तो टेन अल्फा हमारा क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन अल्फा यहाँ से क्या होगा एच अपॉन यू, बट यू विल बी निगेटिव, आपको पता है क्योंकि पोल्स, अब देखिए इंसिडेंट वे की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इधर को राइट हैंड साइड में आप चल रहे हो, लेफ्ट हैंड में इंसिडेंट वे के अपोजिट, तो यू होगा निगेटिव, तो माइनस का यू। ऐसे ही अगर हम बात करें टेन बीटा की, तो टेन बीटा देखिए ये वाला आई एन एम वाला, तो टेन बीटा यहाँ से निकाले तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूरा या आई तक की डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर हमारा एच हो गया और बेस हमारा जो क्या हो गया वो हमारा क्या है वी, तो एच अपॉन वी। लेकिन इस केस में आप पॉजिटिव लिखेंगे, देखिए पोल से मेजर करना चालू करेंगे तो वी की तरफ बढ़ेंगे, तो इंसिडेंट वे की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं आप, डेट मीन्स वी हमारा कैसा होगा पॉजिटिव। ऐसे ही बात करें हम टेन गामा की, तो टेन गामा देखिए यहाँ से अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा एच है और बेस हमारा देखिए यहाँ से कितना है आर, अगेन आर भी हमारा कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि पोल से आप यहाँ तक चलेंगे, तो एच अपॉन आर। फिर मैंने बताया पैराक्सियल केस के लिए अल्फा बीटा गामा बहुत स्मॉल होंगे। ऑप्टिक्स में आपको ये बात याद ही रखनी है हमेशा से, जो एंगल हैं जितने भी बनने बहुत छोटे होते हैं, तो जो टेन अल्फा है वो लगभग अल्फा के इक्वल हो जाएगा, टेन बीटा बीटा के इक्वल, और टेन गामा गामा के। ऐसे साइन अगर साइन थीटा होता तो थीटा के इक्वल, साइन और टेन एंगल के इक्वल हो जाते हैं, कॉस वन के इक्वल हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ से हम टेन की बात कर रहे हैं, तो टेन देखिए टेन अल्फा हमारा अल्फा के इक्वल हो जाएगा, तो एच अपॉन यू, क्योंकि पैराक्सियल केस मानते हैं, पैराक्सियल मतलब जो अपर्चर है हमारा जो इफेक्टिव सरफेस है बहुत छोटी है और रेज लगभग पैरेलल है, इस केस में जो एंगल्स होंगे बहुत छोटे होंगे, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है जैसे यहाँ मिल रहा है एच वाला, ये एम के पास में ही होगा, तो टेन अल्फा यहाँ से देखिए अल्फा के इक्वल हो जाएगा, तो टेन अल्फा बिकम्स अल्फा एन इक्वल टू एच अपॉन यू, बीटा टेन बीटा बिकम्स बीटा एन एच अपॉन बी, जो कि ऊपर दिखाया है ये, और टेन गामा बिकम्स गामा एन एच अपॉन आर। क्लियर? अब सिंपली यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, बस इतने सा काम करना है आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्नेल्स लॉ आप अगर लगाते हैं तो देखिए स्नेल्स लॉ में होता है साइन आई, या वैसे ऐसे बोल दिए इफेक्टिव इंडेक्स इंटीग्रल टू साइन आई अपॉन साइन आर। लगाने का तरीका क्या होता है, जिस साइड का एंगल उस साइड का ही आपको इफेक्टिव इंडेक्स लेना होता है। तो यहाँ से देखिए एन वन और उस साइड का एंगल कितना है साइन आई, तो यहाँ जिस साइड का एंगल उस साइड का इफेक्टिव इंडेक्स, ऐसे आप लगाएं तो इजीली कभी भी आपका गलत नहीं होगा, तो वरना कंफ्यूज हो जाओ, रिवर्स हो जाए कहीं। तो एन वन साइन आई, तो एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू, देखिए एन टू जो है उस साइड का एन पॉइंट पे हम लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ, तो एन टू इंटू एंगल इधर कितना आर, तो साइन आर, तो एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर। अगेन एंगल बहुत छोटे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये लगभग किसके इक्वल हो जाएंगे, साइन आई हो जाएगा आई के इक्वल, साइन आर हो जाएगा आई के इक्वल, तो एन वन आई इक्वल टू एन टू आर। अब आप एक बात ध्यान रखिए, जरा यहाँ पे आई और आर की वैल्यू हम कैसे निकालें। यहाँ देखिए अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए जैसे ये आई है, एन ओ सी वाला ट्रायंगल देखिए, केवल और केवल एन ओ सी वाला, एन ओ सी ये जो ट्रायंगल है, ये जो बना ट्रायंगल एन ओ सी, यहाँ से देखिए ये इस वाले ट्रायंगल के जो आई है वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल का सम होता है, तो ये जो आई है वो अल्फा और गामा इन दोनों का क्या होगा सम होगा, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा। क्लियर? ऐसे अगर हम बात करें एन सी आई के लिए, ये वाला ट्रायंगल, ये डॉटेड लाइन से और ये ब्लू कलर की लाइन से बना हुआ है, ये वाला ट्रायंगल देखें आप, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये गामा है वो आर और बीटा के लिए एक्सटीरियर एंगल है, मतलब आर और बीटा तो इंटीरियर है और इस वाले ट्रायंगल की जो गामा है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा इक्वल टू होगा आर प्लस बीटा, तो यहाँ से गामा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आर प्लस बीटा। अगर आर की वैल्यू निकाले यहाँ से तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा, अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकाले तो यहाँ से क्या हो जाएगा गामा माइनस बीटा। क्लियर? तो आई की वैल्यू हमें मिल गई अल्फा प्लस गामा और आर की वैल्यू मिल गई गामा माइनस बीटा, पुट कर दीजिए सिंपली यहाँ पर, तो आई की जगह देखिए अल्फा प्लस गामा यहाँ रख दिया, और एन टू आर की जगह हमने क्या रख दिया गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा। क्लियर? इसको हटा देता हूं। अब कुछ नहीं, आपको वैल्यू पुट कर देनी है, देखिए यहाँ से
N1 और अल्फा की वैल्यू h अपॉन माइनस यू तो माइनस यू h अपॉन माइनस यू, गामा की वैल्यू हमारी h अपॉन आर तो h अपॉन आर, N2 गामा की वैल्यू h अपॉन आर तो h अपॉन आर माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है h अपॉन बी तो h अपॉन वी। बस यहाँ देखिए h यहाँ भी है दोनों में, यहाँ भी है, यहाँ से कॉमन लेके काट दीजिए, हट गया, यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो n1 अपॉन माइनस का u, यहाँ n1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 अपॉन आर, यहाँ से n2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो n2 अपॉन आर, यहाँ से n2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो n2 अपॉन वी। अगेन आप देखिए यहाँ जो n1 अपॉन यू है माइनस का, यहाँ देखिए n2 अपॉन वी माइनस का, इसको आप इधर ले आइए इस साइड, तो n2 अपॉन वी हम इधर ले आए इस साइड, और n1 अपॉन यू माइनस का हमारा ऐसा ही है, ऐसे ही n2 अपॉन आर इधर ऐसे ही, ये वाले टर्म को हम उधर ले गए माइनस का n1 अपॉन आर। अगेन हमने यहाँ से देखिए n2 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन आर, यहाँ से n2 माइनस वन अपॉन आर कॉमन ले लीजिए, ये सिंपली आर एलसीएम ले लीजिए, आर अपने एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर कितना बचेगा n2 माइनस n1। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना जो n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेंसर मीडियम का है जिसमें जा रही है वेव, ठीक है, और n1 है जो वो बाहर वाले मीडियम का। अगर ये एक्सचेंज हो जाए मतलब डेंसर से रेयर में जाए तो n2 बन जाएगा हमारा n1 और n1 बन जाएगा n2। तो इस बात को याद है, हमने जो प्रूफ किया है वो हमारे रेयर से डेंसर के केस में जा रही थी वे, ये हमने n1 छोटा माना था यहाँ पर और n2 को बड़ा माना था। लेकिन अगर डेंसर से रेयर मतलब ये इधर से इधर जाती, इधर से इधर, तो n2 को n1 बना दीजिए, n1 को n2 बना दीजिए, बस एक्सचेंज कर दीजिए, ये यूज हो जाएगा आपका फॉर्मूला। क्लियर? तो आई विश समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।